नमस्कार, मैं हूं गिरजा राव। आप देख रहे हैं वंदे मातरम न्यूज़। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कनकी में प्रवासी पक्षियों ने डाला डेरा, दिया मानसून का संदेश। शिक्षक बच्चों को पढ़ाने की बजाय स्कूल में करा रहे काम। महिला आयोग की 10वीं जन सुनवाई कोरबा में आयोजित। अब खबरें विस्तार से। कनकी क्षेत्र में हर साल की तरह इस बार भी प्रवासी पक्षियों का आगमन शुरू हो गया है। इन पक्षियों के संरक्षण और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वन विभाग ने विशेष तैयारियां की हैं। विभाग द्वारा तालाब और जलाशयों के आसपास निगरानी बढ़ाई गई है। साथ ही पक्षियों को सुरक्षित रखने के लिए जगह जगह जाल लगाए गए हैं। प्रत्येक वर्ष इस मौसम में यह प्रवासी पक्षी दूर दराज के क्षेत्रों से कनकी पहुंचते हैं और यहां कुछ माह प्रवास करते हैं। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पक्षियों के अवैध शिकार और किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाव के लिए टीमों को सतर्क किया गया है। साथ ही स्थानीय लोगों से भी पक्षियों की सुरक्षा में सहयोग की अपील की गई है। वन विभाग का कहना है कि इन पक्षियों के आने से क्षेत्र की जैव विविधता को बढ़ावा मिलता है और यह स्थानीय पर्यटन को भी आकर्षित करता है। कोरबा जिले में कनकी में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी ओपन बीच स्टॉक आते हैं। इस मौसम में वो आना स्टार्ट हो जाता है जो नवंबर माह तक रहते हैं। इनके ग्रामीणों के प्रति इनके मन में बहुत गहरी आस्था है। उनका यह मानना है कि ये उनके गांव में समृद्धि लाते हैं और उन्हें एक दूत की तरह मानते हैं। वन विभाग के रूप में देखते हैं तो हम सबसे बड़ी समस्या हम देखते हैं कि तेज बारिश में, गर्जना में, तूफान में वो पक्षी नीचे गिर जाते हैं। तो हमारा कोशिश है कि पेड़ों के नीचे जाल लगाकर जो पक्षी नीचे गिरते हैं उनको कम से कम बचाया जा सके। इसके अलावा वहाँ पे आवास के लिए 2 जानवरों के बीच आपस में लड़ाई होता है, जिसमें से एक कबर बिच्छू जिसे पाम सिवेट भी कहते हैं, जो कि पाम सिवेट जाता है उनके बच्चों को गले में चोटिल करता है, जिसमें उनके बच्चों की मौत हो जाती है। तो हमारा प्रयास ये है कि पेड़ों के आसपास जाली लगाएं ताकि उसके ऊपर ना चढ़ सकें। उसके अलावा कुछ सुरक्षा चौकीदार भी रखते हैं, फॉरेस्ट के स्टाफ रहते हैं, वो लगातार उनकी निगरानी करते हैं। इनका मुख्य भोजन क्या है सर? कितने की तादाद में? इनका मुख्य भोजन मछली है, घोंघा है। इसलिए हम देखते हैं कि यह नदी आसपास खेतों में जाते हैं और ये बहुत दूर तक अपने भोजन की तलाश में ट्रेवल करते हैं और ये करीबन 2000 से अधिक संख्या में हर साल आते हैं। वो कुछ पेड़ है जिनमें अपना निवास बनाए रखते हैं। सरकार सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर संवारने करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। शिक्षक भी अपना कार्य बखूबी निभा रहे हैं, जिससे स्कूल में लगातार बच्चों की दर्ज संख्या बढ़ने लगी है। बच्चे निजी स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूल में अपना दाखिला कर रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे स्कूल हैं जहां पर शिक्षक बच्चों को पढ़ाने की बजाय उनसे काम कराते हैं। ऐसा ही एक मामला करतला विकासखंड के ग्राम जामपानी के शासकीय माध्यमिक शाला से आया है, जहां पढ़ाई के बजाय बच्चों से काम कराया जा रहा है। शिक्षक खुद पास खड़े होकर बच्चों से झाड़ू एवं अन्य काम करवा रहे हैं। उनकी पढ़ाई की तरफ शिक्षक कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। मजदूरों को न बुलवाकर बच्चों से हर तरह काम कराते हैं। बच्चे भी खुशी खुशी इस काम में लगे रहते हैं, क्योंकि इससे वह पढ़ाई से बचे रहते हैं। बता दें कि स्कूलों में शिक्षकों द्वारा बच्चों से काम कराए जाने का मामला एक बार का नहीं है। इससे पूर्व भी बच्चों से काम कराए जाने का मामला सामने आया था। जिले में महिलाओं के उत्पीड़न से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा न्यायपीठ का गठन किया गया। आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक, संभाग और सह प्रभारी द्वारा इन मामलों की सुनवाई की गई है।
यह सुनवाई 18 जून को प्रातः 11 बजे से कलेक्ट्रेट सभाकक्ष कोरबा में आयोजित की गई। जिले से प्राप्त महिला उत्पीड़न संबंधी प्रकरणों पर आयोग की टीम ने पीड़ित महिलाओं की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने बताया कि कोरबा में यह 10वीं सुनवाई है। कोरबा में कुल 16 मामलों पर सुनवाई किया गया है, जिसमें से 6 मामलों को त्वरित निराकरण किया गया है। कोरबा में ये हमारी लगातार 10वीं जन सुनवाई है। 5 साल में हमारा ये 10वां सुनवाई है। मतलब एवरेजली हम हर 6 महीने में एक सुनवाई कर रहे हैं और प्रदेश स्तर पर 327 नंबर की जन सुनवाई है। और आज हम यहाँ पर 16 मामले लेकर आए थे। उसमें से 6 मामले नस्तीबद्ध हो गए हैं, कुछ मामले रायपुर स्थानांतरित हुए हैं और बाकी मामले में एकल पक्षकार हैं या पक्षकार नहीं आए हैं। तो बाकी की सुनवाई की प्रक्रिया भी इसके बाद भी चलेगी। अभी आज हमारे पास जो मामले आए थे उसमें से मीडिया को जो जानकारी देने के लायक मुझे लगता है कि ये मामला करंट में भी महिलाओं के कानूनों के मिसयूज से जुड़ा मामला है। एक महिला शिक्षिका जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो इलीगल रिलेशन से एक बच्चे को पैदा करती है और अपने पति को प्रताड़ित कर रही है। उसकी सास ने हमारे पास केस लगाया था। जब उस महिला को कहा गया कि वो जो तीसरी संतान है उसका डीएनए टेस्ट करा लिया जाता है कि क्या वास्तव में तुम्हारे पति की ही संतान है, तो उसने पहले स्वीकार किया, लेकिन जब बाद में उसे पता चला तो उसने डीएनए टेस्ट से इनकार कर दिया और ये माना कि जिस व्यक्ति के खिलाफ उसने 376 की रिपोर्ट लिखाई थी और उसे दोष मुक्त भी कराया, उसी व्यक्ति से उसकी तीसरी संतान हुई है और लगभग उसके पति और उस व्यक्ति का नाम मिलता जुलता है, उसका वो मिसयूज कर रही थी। आज इस मामले में उस शिक्षिका महिला के सास ने प्रकरण लगाया था, उसे हमने सर्टिफाइड कॉपी दे दिया है कि वह चाहे तो उसकी सरकारी सेवा समाप्त करा सकते हैं, क्योंकि सिविल सेवा आचरण के तहत यदि कोई भी सिविल सेवक अपने शादीशुदा जिंदगी से तलाक लिए बगैर दूसरे अवैध रिश्ते में रहता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो इस प्रकरण में हमने उस आवेदिका को अवसर दिया है कि वह चाहे तो उनसे सुलहनामा कर ले, अपने बच्चों को वापस प्राप्त कर ले, अपनी संपत्ति वापस प्राप्त कर ले, अथवा उनके खिलाफ वो कार्रवाई कर सकती है। महिला शिक्षिका पहले सेटलमेंट के लिए क्या शर्त रखी थी? नहीं, उसने अपनी तरफ से सेटलमेंट का कोई भी शर्त नहीं रखा। वो पूरा जो मकान उसके नाम पर उसके पति ने जमीन खरीद के मकान बनाया था, वो मकान भी चाहती है। हालांकि वो अभी तीनों बच्चों की देखरेख परवरिश स्वयं कर रही है, परंतु उसके पति चाहते हैं कि वो अपनी दोनों बेटियों को अपने साथ रखें। मैडम, अभी आप लोग तो जैसे महिलाओं के लिए ही प्रकरण की सुनवाई करते हैं, महिलाओं को प्रताड़ित जो महिलाएं होती है तो आपके पास आते हैं, लेकिन देश में भी एक दो जैसे मामले सामने आए हैं, नीला ड्रम हो, हनीमून वाला मामला हो, जिसमें महिलाएं जो है अपने पति की हत्याओं में जैसे जघन्य मामले में शामिल, तो क्या सोचते हैं आप, किस तरह से देखते हैं इस मामले? देखिए, जो क्रिमिनल केसेस हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा क्रिमिनल एक पुरुष ही होता है। महिला जेल इतनी सारी हैं, महिला अपराधी होती हैं और अपराध पहले भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि महिलाओं ने पहले अपराध नहीं किए, बट आज का ज़माना सोशल मीडिया का है तो ये मामले हाईलाइट हो जाते हैं। पहले भी महिलाओं ने हत्या की है, वो जेल में बंद है, महिलाओं ने फ्रॉड किए हैं, वो जेल में बंद है, उनके ऊपर केस चल रहे हैं। हर बड़े जिले में महिला जेल भी है, महिला अपराधियों की संख्या भी बहुत है। तो ऐसी स्थिति में हम ये नहीं कह सकते कि महिलाएं हत्या नहीं करेंगी, महिलाएं अपराध नहीं करेंगी, केवल पुरुष ही अपराध करेंगे, ऐसा नहीं है। हर एक का अपराधी का एक अलग अलग पैमाना होता है। हाँ, ये अलग बात है कि अभी ऐसे मामले ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। उसके पीछे बहुत सारे कारण भी हैं। जैसे अभी की जो एक केस जो लेटेस्ट है, उसमें तो ये पता चल रहा है कि उसकी अरेंज मैरिज हुई थी, वो मैरिज के लिए तैयार नहीं, तो उसका कोई अफेयर पहले ही चल रहा था, उससे मिलके उसने हत्या किया है। तो ऐसे मामलों के लिए मैं हमेशा जो अभिभावक हैं उनसे ये कहती हूँ और कहना भी चाहती हूँ कि आप यदि अपने बच्चों की शादी अरेंज मैरिज कर रहे हैं तो कृपया
बच्चियों से अच्छे से पूछ लें, कहीं वो दबाव में तो शादी नहीं कर रहे हैं। यदि वो दबाव में शादी करेंगे तो ऐसे परिणाम होते रहेंगे। विश्व सिकलिंग जागरूकता दिवस के अवसर पर बृहद रक्तदान शिविर, निशुल्क रक्त शर्करा जांच एवं निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन आयुष मेडिकल एसोसिएशन एवं लॉयंस क्लब कोरबा एवरेस्ट के संयुक्त तत्वाधान में 19 जून को पतंजलि चिकित्सालय महानदी कॉम्प्लेक्स निहारिका रोड कोरबा में आयोजित किया जाएगा। शिविर के विषय में मॉर्निंग क्रिकेट क्लब के संरक्षक डॉक्टर दीपक सिंह राज ने बताते हुए कहा कि मॉर्निंग क्रिकेट क्लब के सदस्य सिर्फ मनोरंजन तक ही सीमित नहीं रहते, अपितु सामाजिक सरोकार भी रखते हैं। उसी तारतम्य में 19 जून विश्व सिकलिंग जागरूकता दिवस पर मॉर्निंग क्रिकेट क्लब के खिलाड़ी सदस्य रक्तदान करेंगे, जिससे रक्त की कमी के कारण कोई काल कवलित न हो। शिविर प्रभारी डॉक्टर नागेंद्र नारायण शर्मा ने बताया कि इस शिविर में रक्तदान के साथ साथ सिकलिंग रोगियों के लिए उपयोगी सिकलिंग काढ़ा भी निशुल्क पिलाया जाएगा। देखिए 19 तारीख को विश्व सिकल सेल दिवस है और हम लोग यहाँ पे एक मॉर्निंग क्रिकेट क्लब गठन किए हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि उस दिन सभी हम लोग मिलकर ब्लड डोनेट करें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सिकलिंग एक अनुवांशिक बीमारी है और इसकी वजह से बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं, उनको लगातार ब्लड की ज़रूरत पड़ती है और क्राइसिस के समय में उनकी असामयिक डेथ भी हो जाती है। तो हमारा क्लब शुरू में मनोरंजन के लिए तो गठित हम लोग किए थे, बट हम लोग चाह रहे हैं कि सामाजिक दायित्वों का भी हम लोग निर्वहन करें, तो इसलिए उस दिन हम सभी मिलकर ब्लड डोनेट करेंगे और वैसे पीड़ित लोगों की कुछ भी मदद कर पाएंगे तो हम लोग के लिए एक बहुत अच्छी बात होगी। 19 जून विश्व सिकलिंग जागरूकता दिवस के अवसर पर मॉर्निंग क्रिकेट क्लब, आयुष मेडिकल एसोसिएशन एवं लायंस क्लब कोरबा एवरेस्ट के संयुक्त तत्वाधान में एक बृहद रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें मॉर्निंग क्रिकेट क्लब के सभी खिलाड़ी सदस्य विशेष रूप से रक्तदान करेंगे। साथ ही सिकलिंग रोग पर विशेष इसमें एक कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें सिकलिंग रोगियों को एक सिकलिंग काढ़ा विशेष रूप से पिलाया जाएगा जो रक्त की कमी को दूर करता है। सिकलिंग रोगियों को सिकलिंग कुंडली मिलान कर विवाह करने की सलाह विस्तार से उसके बारे में बताया जाएगा और उसके बारे में सलाह दी जाएगी, जिससे सिकलिंग रोगी अगर सिकलिंग कुंडली मिलान के हिसाब से यदि विवाह करते हैं तो आने वाली पीढ़ी, आने वाली संतान को इस रोग के होने की संभावना अत्यंत नगण्य कम हो जाती है। तो ऐसा सिकलिंग कुंडली मिलान कर विवाह सिकलिंग रोगियों को करना चाहिए, इस विषय में विस्तार से उन्हें जानकारी दी जाएगी। साथ ही इस पुनीत यज्ञ में अंचलवासी अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर रक्तदान कर सहभागिता निभाकर इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और इस शिविर में भाग लेने के लिए वे मोबाइल नंबर 9826111738 में संपर्क कर अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सकते हैं। शिविर का आयोजन पतंजलि चिकित्सालय श्री शिव औषधालय महानदी कॉम्प्लेक्स दुकान क्रमांक 10-11 में निहारिका रोड कोरबा में किया जाएगा। सुबह 10 बजे से जितने समय तक 2-2:30 बजे तक कम से कम इस शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें आप सभी लोग अपनी सहभागिता निभाकर पुण्य के भागी बन सकते हैं। इस पुण्य यज्ञ में अपनी आहुति दे सकते हैं, क्योंकि रक्तदान को महादान कहा गया है। जिले में शिक्षा विभाग द्वारा किए जा रहे युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में अतिशेष शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों का कहना है कि युक्तियुक्तकरण के पश्चात उनको नवीन पद दिया जाए एवं निवर्तमान संस्था में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की अनुमति दें। इससे उनकी नौकरी की स्थिरता पर असर पड़ रहा है, बल्कि इससे स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। उन्होंने मांग की कि अतिशेष शिक्षकों को समायोजित करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए और किसी भी शिक्षक को अनावश्यक रूप से स्थानांतरित न किया जाए। ज्ञापन सौंपने पहुंचे शिक्षकों ने बताया कि वे अपनी समस्याओं को लेकर कई बार शिक्षा विभाग के अधिकारियों से भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई संतोषजनक समाधान नहीं निकला है। समस्या हम लोग ये लेकर के आए हैं कि हम जो शिक्षक हैं, जो वरिष्ठ शिक्षक हैं, इन वरिष्ठ शिक्षकों को कनिष्ठ शिक्षकों को छोड़ करके अतिशेष में रखा गया है। जो शासन के निर्देश है वो शासन के निर्देश इतनी बेकार है, जो राज्य शासन के आदेशों को न मान करके वो निर्देश के पालन कर रहे हैं और सिर्फ गणित और अंग्रेजी विषय के आधार पे जो है कि हम वरिष्ठों को बाहर किया जा रहा है। हम चूंकि किसी का 5 साल बचा है, 2 साल बचा है और जो जीवन भर उस स्कूल में रहे हैं वो आज जो है कि अतिशेष हो गए हैं और जो नए आए हैं
और शासन की पॉलिसी के वजह से, निर्देशों की वजह से हम लोग अतिशेष हो गए हैं। इसी निराकरण की वजह से हमने माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय में गए थे, वहां से अभ्यावेदन देने के लिए कहा गया है। उस अभ्यावेदन देने के लिए हम माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष उपस्थित हुए हैं और इसके बाद से फिर जो भी कार्रवाई किया जाएगा वो उच्च न्यायालय पर निर्भर करता है। कलेक्टर महोदय आप लोग दे दिए हैं? अभ्यावेदन अभी तत्काल हम लोग देने आए हैं। सभी कोई जो पीड़ित है वो सभी कोई धीरे धीरे हाईकोर्ट जा रहा है, क्योंकि जो प्रशासन ने इतना दबाव डरा दिया था कि कई सारे जो शिक्षक है वह न चाहते हुए भी वह अपने स्कूल को ज्वाइन कर लिए थे या कहीं जा नहीं पा रहे थे। लेकिन जब उनको ऐसा लगा कि कुछ लोग हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट हमारा पक्ष सुन रहा है, न्याय दे रहा है, तब वो भी किसी न किसी बहाने रोज आज के समय में हाईकोर्ट पूरे छत्तीसगढ़ से जा रहे हैं, सिर्फ पूर्वी की बात नहीं है, टोटल छत्तीसगढ़ से सभी कोई हाईकोर्ट जा रहा है। हाईकोर्ट माननीय महोदय द्वारा स्थगन दिया जा रहा है और स्थगन के बाद से 23 तारीख को सुनवाई का। अच्छा, आपको कहाँ से कहाँ भेज दिए थे? मेरे को शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला पैरा पसान के पास जो है, यहाँ से 90 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे जो है कि ट्रांसफर किया गया है विकासखंड कोड़ी प्रोड़ा। दिए उसमें काउंसलिंग में पद लिए थे कि आपको ऐसे ही पदस्थ कर दिए? जो सहमति तो देना ही था, आप सहमति दे या ना दे इससे कोई लेना देना इनको नहीं था। जो सहमति दिया उनको दूर के स्थानों को दे दिया गया, क्योंकि दूर के स्थानों को दिखाया गया, पास के स्थान को छिपा दिया गया था। यह माननीय महोदय ने भी स्वीकारा है कि गलत काम किया गया है, ये काउंसलिंग के नियम के विरुद्ध होता है। जितना सीट उतना नहीं होता, बल्कि जितना टोटल सीट आप उसको दिखाना था, तो इसके वजह से पास के सीट को छिपा के दूर के सीट को दिखाया गया। इसके वजह से जितने हैं 100 किलोमीटर 90-100 किलोमीटर के आसपास सभी कोई है। अब इसके बाद से हम लोग इसी चीज को चाह रहे हैं कि इसको निरस्त किया जाए और पूरी तरीके से या तो काउंसलिंग हो तो पूरी तरीके से निष्पक्ष होनी चाहिए, और नहीं तो सीधी बात इसको खत्म किया जाए और 2008 के जो सेटअप है 4+1 का उसको लागू किया जाए, या 2008 के जो है उसको किया जाए। मैं 2019 में और रायपुर से ही स्थानांतरण करवा के आई, जबकि पहले से ही वहाँ 8 वाले 3 टीचर थे। तब भी शासन ने मेरे को वहाँ पे जगह दिया था और अब मेरे को अतिशेष घोषित किया गया है। जबकि एक नई मैडम आई है संध्या देवी कंवर, वो अभी 15 और 10 2022 में आई है। हाँ, इसके बाद भी आपको क्यों कर दिया गया? हाँ, तो पता नहीं सर, अब मेरे को अतिशेष घोषित कर दिया। बीच में जो आयोजन हुआ था काउंसलिंग में तुरंत बुलाए हैं सर, सीसी के माध्यम 3 तारीख को सुबह मिला सूचना, 3 बजे काउंसलिंग करके बुलाया गया। अच्छा, उसी दिन आपको सूचना? हाँ, उसी दिन सीएससी के माध्यम से मिला सर। फिर आप काउंसलिंग में पहुंची? हाँ, काउंसलिंग में खाली जगह नहीं दिखाया गया, जो दूर था ना। मेरा तो चोटिया मिला है सर, वो 70 किलोमीटर होगा। अभी आप क्या चाह रही हैं? अभी अब चाह रहे हैं कि मेरे को तो ओइच वाला स्कूल चाहिए सर, क्योंकि मेरा तबीयत खराब है और मेरे को चक्कर आता है, कहीं भी गिर जाती हूँ। एक बार गिर चुके हूँ सर, देख लीजिए मेरा हाथ है, जल गया। मतलब बचा कितने साल बचा है? अभी 10 साल है सर। ग्राम पंचायत बाता से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां 26 वर्षीय युवक की सर्पदंश से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह घटना देर रात हुई, जब युवक अपने घर के बाहर किसी कार्य में व्यस्त था। अचानक एक जहरीले सांप ने उसे डस लिया। परिजनों द्वारा तत्काल इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। गौरतलब है कि बारिश का मौसम शुरू होते ही सर्पदंश की घटनाओं में तेजी आ जाती है। कीचड़, जल भराव और जमीन के अंदर नमी बढ़ने से सांप बाहर निकल आते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में खतरा और अधिक बढ़ जाता है। तक जो है हमारे गांव के ही एक भाई हैं, इनका नाम क्या है, उम्र क्या था? इनका गोपी कुमार यादव जाति, और उम्र लगभग वही कितना 26 साल। ये क्या करते थे? ये कुछ काम तो नहीं करते थे, बस खदान वगैरह में जैसे भी है गाड़ी वाड़ी चलाते थे, और अपने पापा जी के साथ में बाजार में मंचूरियन वगैरह बेचते थे। जी, क्या घटना घटी थी? इनके साथ करीबन लगभग 2:30-3 बजे सांप कटा हुआ है, बेलिया कराट करके सांप है, ये अपने हाथों से फेंके। आपको कितना समय पता चला? ये सूचना जो मुझे करीबन 5:30 बजे करीबन मिला। ये आपको पता चलते ही आपने क्या किया? पता चलते ही मैं तुरंत इनके घर पहुंचा और अपने गाड़ी के माध्यम से हम लोग इनको तुरंत जिला चिकित्सालय पहुंचाए हैं। क्या मृतक की डेथ वहीं हो गई थी कि यहाँ लाने के बाद? नहीं, मृतक की डेथ यहीं हुई है अस्पताल में। कितने समय डेथ हुई थी? ये तकरीबन वही 8 बजे करीबन समझो। मेरे भाई हैं। क्या घटना घटी थी? अब उसको सांप काटा है, ऐसा मेरे को पता चला है। मैं तो ग्रामावरा कछार में रहता हूँ, तकरीबन 6 साल हो गया। जब मेरे को फोन किया गया कि ऐसा ऐसा बात है, हॉस्पिटल में आओ,
तब मैं यहाँ के देखा हूँ। आप कितना समय हॉस्पिटल लेके आते हैं? इसको कितना समय लेके आए? 8 बजे तकरीबन लेके आए हैं लोग। जी, इनकी शादी कितनी है? क्या करते थे? कितने बच्चे हैं? इसके एक बच्चे हैं। और क्या करते थे? ये ड्राइवरी करते थे। कितने साल? अब इसको वही 26 साल हो गए। गाँव कौन से गाँव पर? गाँव बाता, पूरा ग्राम पंचायत बाता। उरगा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तिलकेजा में असामाजिक तत्वों द्वारा छत्तीसगढ़ शासन आबकारी विभाग के शासकीय मदिरा परिवहन की गाड़ी में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ की घटना को अंजाम देते हुए चालक के साथ मारपीट की गई, जिससे चालक को गंभीर चोटें आई हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उरगा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उरगा के लिए।